हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के और कुछ बिंदुओं के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ हमें पॉइंट बताने हैं और उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे पॉइंट भी बताने हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वाकई में पेपर में आते हैं। न तो वो किसी स्थल से जुड़े हुए हैं, न वो कुछ खुदाई में मिले हैं, लेकिन जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है कि मोहर कितने प्रकार की मिली है, किसकी मोहर ज्यादा मिली है, कैसे आकार की मोहर ज्यादा मिली है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी ही बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है और मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा कौन सा नगर है जिसके दरवाजे अंदर गली में न खुल करके मुख्य सड़क पे खुलते थे। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल अपने अंदर वाले रास्ते में ही गेट खोलते थे, लेकिन एक स्थल ऐसा है जिसका मेन सड़क पर अपना गेट खोला जाता था घर का। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी ही कुछ विविध में हम बात बताने वाले। तो हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में एक और स्थल धौलावीरा की। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में एक नए बिंदु की बात करने वाले हैं, वो है धौलावीरा। स्थल का नाम क्या है? धौलावीरा। ये मेरे प्यारे दोस्तों धौलावीरा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी खोज, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी खोज की। इसकी खोज, जब खोज हुई है तो खोजकर्ता भी होगा जिसने इसकी खोज की है। इसके बाद में हम बात करेंगे उत्खनन के बारे में, उत्खनन के बारे में, और इसके बाद बात करेंगे हम उत्खनन कर्ता के बारे में, उत्खनन कर्ता। और उत्खनन कर्ता के बाद हम बात करेंगे ये है कहां पर स्थित है। तो उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जिला की, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे राज्य की, और मेरे प्यारे दोस्तों हम बात यहीं पर करेंगे नदी की। ये कुछ पॉइंट हैं जो वाकई में पेपरों में बनते हैं। एक तो खोज कब हुई, खोज करता कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे खोज कब हुई। तो खोज हुई थी 1967-68 में। इसकी खोज कब हुई थी? संविधान लागू हुआ 50 में, उसके लगभग 17-18 वर्ष बाद इसकी खोज हुई। और खोजकर्ता थे यहाँ जगपति जोशी, जगपति जोशी। तो खोज 1967 में हुई, खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी। अब हम बात करेंगे उत्खनन की। इसका उत्खनन शुरू हुआ था 1991 में। उत्खनन कब शुरू हुआ था इसका? 1991 में। और उत्खनन करता है RS बिष्ट, RS बिष्ट, जिन्हें कह सकते हैं रविंद्र सिंह बिष्ट। यानी इसकी खोज की जगपति जोशी ने और खुदाई कराई इसकी RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। मेरे प्यारे दोस्तों आगे हम बात करें ये कहां पर है। अगर जिला पूछे तो जिला है कच्छ। किस जिले में स्थित है? ये कच्छ में स्थित है। और राज्य पूछे तो कौन सा है? गुजरात। ये गुजरात राज्य में स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर नदी पूछे, नदी कौन सी है, तो नदी है दो। एक है मनसर नदी व मनहर नदी। यानी एक तो मनसर और एक मनहर नदी के मध्य, के मध्य स्थित है धौलावीरा। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो धौलावीरा है ये इन दो नदियों के मध्य स्थित है। एक तो मनसर नदी और एक मनहर नदी है। अब ये मनसर नदी मनहर नदी कैसे है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप गुजरात का मैप देखोगे इस तरीके से, ये गुजरात का मैप है। गुजरात के मैप में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है कच्छ। ये क्या है? कच्छ है। कच्छ में धौलावीरा इस जगह पर फैला हुआ है। ये क्या है? धौलावीरा। ये क्या है? धौलावीरा। ये है धौलावीरा।
यहाँ एक नदी बहती इस तरीके से और यहाँ एक नदी बहती है। ये उत्तर में जो नदी बह रही है, ये उत्तर वाली जो नदी है, ये वाली, ये उत्तर में बहती है। इस नदी का नाम है मनसर नदी। और ये जो दक्षिण में बह रही है नदी, इस नदी का नाम है मनहर नदी। मनहर नदी। तो आपसे पूछेगा ना कि धौलावीरा के उत्तर में कौन सी नदी है, तो धौलावीरा के उत्तर में मनसर नदी। और पूछे धौलावीरा के दक्षिण में कौन सी नदी है, तो धौलावीरा के दक्षिण में मनहर नदी। तो धौलावीरा मनसर और मनहर नदी के मध्य विकसित हुआ था। और ये दोनों की दोनों नदियां मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, मौसमी नदियां हैं ये दोनों। मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों नदियों के मध्य ये धौलावीरा स्थित है। अगर हम धौलावीरा के बारे में बात करें कि ये जो धौलावीरा है, धौलावीरा, धौलावीरा किस भाषा का शब्द है? अगर धौलावीरा की भाषा देखी जाए तो धौलावीरा गुजराती भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है धौलावीरा? गुजराती भाषा का शब्द है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें धौलावीरा, चलो गुजराती भाषा का शब्द है, अगर हिंदी में क्या कहेंगे फिर इसको? तो हिंदी में कहेंगे इसको सफेद रंग का कुआं। यानी हिंदी में हम क्या कहेंगे इसको? सफेद रंग का कुआं। तो ये जो धौलावीरा शब्द है ना, ये गुजराती भाषा का है। अगर इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद रंग का कुआं। क्या कहते हैं? सफेद रंग का कुआं। या तो ये पूछेगा कि धौलावीरा को हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं तो फिर ये कहेगा कि धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद रंग का कुआं। ये मेरे प्यारे दोस्तों धौलावीरा है ना, ये त्रिस्तरीय क्षेत्र में बसा हुआ था। ये कितने क्षेत्र में बसा हुआ था? ये त्रिस्तरीय क्षेत्र में बसा हुआ था। त्रिस्तरीय क्षेत्र में ये बसा हुआ था। त्रिस्तरीय क्षेत्र का मतलब ये है उत्तर, मध्य और दक्षिण। यानी ये तीन प्रकार से। उत्तरी साइड में बना हुआ था किला। उत्तरी साइड में क्या बना हुआ था? किला, जिसे कहा जाता है दुर्ग। और जब दुर्ग बना हुआ है तो इधर कौन रहता होगा? राजा। यानी धौलावीरा के उत्तर में कौन रहता था? राजा। किला बना हुआ था, दुर्ग बना हुआ था। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मध्य में हम बात करें तो मध्य में रहता था व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग मध्य में कौन रहता था? मध्य में रहता था व्यापारी वर्ग। और वहीं दक्षिण में अगर हम बात करें तो दक्षिण में रहती थी जनता। दक्षिण में कौन रहता था? तो दक्षिणी साइड में जनता रहती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करें इस त्रिस्तरीय क्षेत्र की, धौलावीरा की, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो त्रिस्तरीय क्षेत्र है इसमें हम बात करेंगे उत्तर में किला, राजा रहता था, मध्य में व्यापारी वर्ग रहता था, दक्षिण में कौन रहती थी? यहाँ पे जनता। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो धौलावीरा है, धौलावीरा के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जानना यह है कि जो धौलावीरा है इसमें साक्ष्य में जब खुदाई की गई तो इसमें क्या क्या निकला था, यानी साक्ष्य में क्या क्या आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर साक्ष्य की बात करेंगे तो साक्ष्य में यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम मिला है। क्या मिला है? स्टेडियम। स्टेडियम मिला है। यहाँ क्या मिला है? स्टेडियम मिला है। आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां स्टेडियम मिला है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टेडियम कहाँ मिला है? धौलावीरा में। अब क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये जब स्टेडियम मिला है तो यहाँ जिस तरीके से, मान लो इस तरीके से इधर कोई पारी खेल रही है और इस साइड में कोई पारी खेल रही है, तो दोनों के बीच में नंबरिंग करने के लिए कुछ तो कुछ होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से हमें श्यामपट मिला है। क्या मिला है? श्यामपट मिला है। यहाँ से श्यामपट मिला है। और श्यामपट अगर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ लिखा होगा साइन बोर्ड। क्या लिखा होगा? साइन बोर्ड। अगर साइन बोर्ड भी ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ लिखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों सूचना पट। क्या लिखा होगा? सूचना पट। तो आपसे पूछेगा श्याम बोर्ड कहाँ पर मिला है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, श्याम पट कहाँ मिला है? ये धौलावीरा में। साइन बोर्ड कहाँ मिला है? धौलावीरा में।
सूचना पट कहाँ मिला है? धौलावीरा में। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर किसे कहा जाता है? तो सबसे सुंदर नगर है धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सुंदर नगर तो कौन सा है? धौलावीरा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये धौलावीरा है। मैं आशा करता हूं धौलावीरा आपकी समझ में आया होगा। ये धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। हम आगे बात करने वाले और एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया होगा। अब हम बात करें, ये जो यहाँ पे उत्तर और ये जो दक्षिण दे रखा है, अगर ये उत्तर और दक्षिण ना आए तो यहाँ पे पश्चिम, ये मध्य तो खैर है ही है, यहाँ पर फिर पूरब आएगा। यानी धौलावीरा में पूरब में कौन रहता था? जनता। उत्तर अगर ऊपर देगा तो नीचे दक्षिण देगा, अगर पश्चिम देगा तो पूरब देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। हम धौलावीरा में एक पॉइंट और है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो धौलावीरा है, धौलावीरा यूनेस्को यानी धौलावीरा यूनेस्को ने विश्व विरासत में कब शामिल किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, धौलावीरा को शामिल किया गया था 2021 में। कब शामिल किया गया था? 2021 में। भारत में जितने भी स्थल हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी विरासत में शामिल किया है, धरोहर में शामिल किया है, जितनी भी धरोहर हैं यूनेस्को ने शामिल किया है, उसमें 40वां नंबर है किसका? धौलावीरा का। कौन सा नंबर है इसका? 40वां नंबर है धौलावीरा का। ये 40वां है जिसको यूनेस्को ने शामिल किया है। 2021 में शामिल किया है। जब हम यूनेस्को की बात कर ही रहे तो यूनेस्को की स्थापना भी पेपर में पूछी जाती है। यूनेस्को की स्थापना की अगर हम बात करें तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1946 ईस्वी में हुई। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 ईस्वी में। 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। और मेरे प्यारे दोस्तों, पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। और यही हम बात करें, पेरिस जिस नदी के तट पर स्थित है वो है सीन नदी। अगर आपसे पूछे कि पेरिस किस नदी के तट पर है तो मेरे प्यारे दोस्तों सीन नदी के तट पर। और ये वो पेरिस ही है जिसे सुरा एवं सुंदरियों का नगर कहा जाता है। पेरिस को क्या कहा जाता है? सुरा एवं सुंदरियों का नगर कहा जाता है। सुरा एवं सुंदरियों का नगर कहा जाता है पेरिस को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आपने नोट कर लिया। यहीं पर एक पॉइंट और देखना है कि ये कहा जाता है कि हमें यहां से सुनामी के साक्ष्य मिले हैं। किसके? सुनामी के साक्ष्य। आपसे अगर पूछे पेपर में कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सुनामी के साक्ष्य मिले तो वो धौलावीरा है। आगे हम बात करने वाले हैं एक और स्थल के बारे में जिसे हम रंगपुरा कहेंगे। क्या कहेंगे? रंगपुर। रंगपुर भी पेपर में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक और स्थल है रंगपुर। रंगपुर, ये जो रंगपुर है, रंगपुर के बारे में वही बात जो अन्य के बारे में बात कही गई। सबसे पहले बात करेंगे हम खोज की। खोज कब हुई? खोज करता कौन है? उत्खनन कब शुरू हुआ? उत्खनन करता कौन है? और यही हम बात करेंगे ये कहां पर स्थित है। और हम आगे बात करेंगे नदी की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे खोज किसने की है, खोज कब हुई है,
तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी खोज हुई है 1931 से लेकर के 35 के मध्य। 1931-35 में इसकी खोज हो रही है। और खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता है मेरे प्यारे दोस्तों माधव स्वरूप वत्स। यानी खोजकर्ता कौन है? माधव स्वरूप वत्स। अगर हम बात करेंगे इसके उत्खनन की, तो इसका उत्खनन कब शुरू हुआ? तो उत्खनन शुरू हुआ था इसका 1953 में। उत्खनन कब शुरू हुआ? 1953 में। और उत्खनन करता है श्री रंगनाथ राव, जिन्हें कहा जाता है SR राव। इन्होंने इसकी खुदाई कराई। अगर हम बात करेंगे ये कहां पर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सुरेंद्र नगर जिला है। अगर हम बात करेंगे राज्य की, तो राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य में पड़ता है। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें नदी की, अगर हम बात करें नदी की, तो नदी है इसकी सुखभादर नदी। नदी का नाम क्या है? सुखभादर नदी। यानी ये वाले पॉइंट पेपर में अक्सर करके पूछे जाते हैं। खोज कब हुई? खोजकर्ता कौन है? खुदाई कब हुई? खुदाई करता कौन है? कहां पर है? किस राज्य में है? किस जिले में है? किस नदी के तट पर है? ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे पेपर में आते हैं। अब हम बात करेंगे इस रंगपुर से क्या क्या साक्ष्य मिला है। यानी हम रंगपुर से साक्ष्य की बात करें, तो साक्ष्य में मेरे प्यारे दोस्तों यहां मिली है धान की भूसी। धान की भूसी, यानी धान की भूसी कहां से मिली है? तो धान की भूसी जब मिली है तो ये पता चला है कि यहाँ चावल की खेती होती है। यहाँ किसकी खेती होती है? चावल की खेती होती है। चावल की खेती के साक्ष्य कहां से मिले? तो मेरे प्यारे दोस्तों रंगपुर से मिले। यही हम बात करेंगे, यहीं से ज्वार व बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। बाजरे के साक्ष्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का रंगपुर स्थल है। ये यहां से केवल इतना ही आता है और इसको आप नोट कर लो। आगे हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों एक और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की, आप इसको नोट कर लो। आगे हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लास्ट स्थल के बारे में। वो है मेरे प्यारे दोस्तों राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हाल ही में चर्चा में है और उससे क्वेश्चन बनने के चांस हैं। मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करने वाले हैं राखीगढ़ी के बारे में। राखीगढ़ी, ये जो राखीगढ़ी स्थल है, अगर हम इसकी बात करें ये कहां पर है? खोज कब की गई इसकी? खोजकर्ता कौन है इसका? उत्खनन कब शुरू हुआ इसका? उत्खनन करता कौन है इसका? कहां पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज हुई थी 1963 में। इसकी खोज कब हुई थी? 1963 में। खोज करता है रफीक अहमद। खोजकर्ता कौन है? रफीक अहमद। अगर हम बात करें इसकी खुदाई की, यानी उत्खनन कब शुरू हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्तों उत्खनन शुरू हुआ 1969 में। और उत्खनन करता कौन है? तो उत्खनन करता है सूरभान। उत्खनन करता कौन है? सूरभान। मेरे प्यारे दोस्तों पहली बार 1969 में जब खुदाई की गई तो वो सूरभान के नेतृत्व में की गई। और जब ये दोबारा 1997 से 2000 के मध्य जब ये खुदाई की जाएगी, तो उस समय खुदाई करने वाले, यानी खुदाई करने का जो काम दिया जाएगा वो दिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों
अमरेंद्र नाथ को, अमरेंद्र नाथ को, यानी इसकी 2 बार खुदाई हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे नदी, नदी को सॉरी कहाँ स्थित है, तो अगर आपसे पूछे जिला, तो जिला बता देना हिसार। हिसार जिला है, क्या है, हिसार जिला है। और वहीं हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों राज्य की, तो राज्य आप बता देना हरियाणा। राज्य कौन सा है, हरियाणा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर नदी की पूछे आपसे कि नदी किस नदी के तट पर है, तो नदी है घग्गर नदी। नदी कौन सी है, ये घग्गर नदी के तट पर है। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे इसमें जो साक्ष्य क्या क्या मिले हैं खुदाई में, उत्खनन में क्या क्या साक्ष्य मिले, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो खुदाई में साक्ष्य मिले हैं, एक तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से मिला है एक नर कंकाल, नर कंकाल। यहां से क्या मिला है, एक नर कंकाल मिला है। और यहीं से एक महिला का कंकाल मिला है। और ये महिला का जो कंकाल मिला है, इसकी कमर में तगड़ी मिली है। क्या मिली है, तगड़ी। तगड़ी हम बोले तो कमर बंद, क्या बोल सकते हैं इसको, कमर बंद, कमर बंद यहां से मिली है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक महिला का नर कंकाल मिला है और एक नर का कंकाल मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे हम यहाँ पर बात करें इस राखीगढ़ी में और क्या मिला है, तो यहाँ राखीगढ़ी में एक मिट्टी का पहिया, यानी यहां से क्या मिला है, मिट्टी का एक पहिया मिला है। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां से हड्डी की सुई मिली है। तो ज्यादातर ये पेपर में इतना ही क्वेश्चन आएगा, राखीगढ़ी से ज्यादा नहीं आएगा। और जो आने लायक क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ हम नोट करके लिख सकते हैं उसको, जो आने लायक है। आपसे ये पूछेगा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का, अगर वो डायरेक्टली पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल है गनेडीवाल, जो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से भी बड़ा है। लेकिन भारत में अगर बात करें भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो है मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा है, राखीगढ़ी। कौन सा है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। अगर पूछे सबसे बड़ा सुंदर शहर कौन सा है, तो धौलावीरा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आशा करता हूँ राखीगढ़ी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। हम बात करने वाले और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता में विविध के बारे में, कि सिंधु घाटी सभ्यता में विविध में क्या पढ़ा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में विविध के बारे में जानेंगे, विविध के बारे में। यहां से क्वेश्चन पेपर में आने के 100% चांस होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों विविध में क्या जानना है उसका सबसे पहले ध्यान देना है। हम बात करेंगे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में, क्वेश्चन ये आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहीं मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में न शेर का साक्ष्य मिलता है और न ही गाय का साक्ष्य मिलता है। अगर पेपर में अलग अलग दे रखी है गाय, शेर और भी जानवर दे रखे हैं, तो फिर आप गाय लगा सकते हैं कि गाय का नहीं मिलता है। शेर का चलो मिल भी सकता है वहां, लेकिन गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम यहां बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य
मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में गाय व शेर के साक्ष्य क्या मिले हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में न तो शेर का साक्ष्य मिला है और न ही गाय का। अगर दोनों जुड़वा में दे रखे हैं, शेर और गाय का, और भी जानवर दे रखे, तो शेर और गाय आंसर हमारा सही है। लेकिन अलग अलग दे रखे, शेर भी ऑप्शन में है, तो फिर गाय ऑप्शन में हम मान लेंगे, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि शेर, जो एग्जामिनर है, पेपर सेटर है, वो ये मान रहा है कि शेर सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, गाय नहीं मिली है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम यही बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। ये सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब नगरीय सभ्यता की बात हो रही है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन कैसी सभ्यता थी? ये पितृ सत्तात्मक थी या मात्र सत्तात्मक थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। अब हम मात्र सत्तात्मक क्यों कहेंगे? इसको मात्र सत्तात्मक इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा देवियों की मूर्ति निकली है, सबसे ज्यादा महिलाओं की प्रतिमा निकली है, नारियों की प्रतिमा निकली है। इसलिए हम कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। अब हम बात करें यहाँ पर मोहरों के बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर मिली है, उन मोहर को हम कैसे कैसे देख सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार की मोहर मिली है। कितने प्रकार की मोहर मिली है? 3 प्रकार की मोहर मिली है। और जो 3 प्रकार की मोहर मिली है, उनमें नंबर 1 आयताकार मोहर। कैसी मोहर मिली है? आयताकार। और नंबर 2 वर्गाकार। और नंबर 3 बेलनाकार। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रकार की मोहर मिली है? 3 प्रकार की, आयताकार, वर्गाकार और बेलनाकार। आयताकार मतलब इस तरीके से, और वर्गाकार की बात करेंगे तो इस तरीके से, और बेलनाकार की बात करेंगे तो इस तरीके से होगी। बेलनाकार इस तरीके से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी 3 प्रकार की मोहर मिली है। अगर हम मोहर की बात करें तो ये मोहर किसकी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मोहर सेल खड़ी की बनी हुई है। किसकी है मोहर? ये सेल खड़ी की बनी हुई है। ये मोहर किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की मोहर बनी होती थी। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ नोट पॉइंट में ये लिखना है कि सबसे अधिक वर्गाकार मोहर का प्रयोग होता था। सर्वाधिक वर्गाकार मोहर का प्रयोग होता था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछेगा सब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मोहर का प्रयोग होता था? तो सबसे ज्यादा वर्गाकार मोहर का प्रयोग होता था। अब ये जो मोहर है, इनसे क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि ये जो मोहर है, इस पर किसका जानवर का चित्र बना हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर मिली है, उन पर एक सींग वाले जानवर का फोटो मिला है। जानवर का फोटो, यानी एक सींग वाले, सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी मोहर मिली है, उस पर किसका फोटो है? तो एक सींग वाले जानवर का फोटो है। किसका फोटो है? एक सींग वाले जानवर का फोटो है। मेरे प्यारे दोस्तों, इनको आप नोट करते चलना। पेपर में क्वेश्चन अगर कहीं से नहीं आया सिंधु घाटी सभ्यता से, तो वो यहीं से आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यवसाय में अगर क्वेश्चन पूछे, व्यवसाय क्या करते थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, वह पशुपालन भी करते थे।
यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। यानी व्यवसाय की पूछे तो क्या था? इनका कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय या प्रमुख व्यवसाय था व्यापार। ये व्यापार करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, व्यवसाय से हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन अगला पॉइंट ये बना है पेपर में, ये आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या लोहे से परिचित थे? मेरे प्यारे दोस्तों, ये लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। जब लोहे से परिचित नहीं थे तो ये मेरे प्यारे दोस्तों तलवार से भी परिचित नहीं थे। जब नहीं थे तो लोहे से परिचित नहीं थे तो तलवार से भी नहीं थे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपने समझ लिया। अब हम यहीं पर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में और पॉइंट कैसे पेपर में बनेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो और पॉइंट बनने वाले हैं वो यही पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। अगर क्वेश्चन ये आता है कि आजादी के बाद भारत में किस राज्य में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं? सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? तो मेरे प्यारे दोस्तों सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं गुजरात में। कहां पर खोजे गए हैं? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा, यानी भारत आजाद हो गया 1947 में, 47 के बाद में अगर सबसे ज्यादा वर्तमान भारत में अगर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल कहीं खोजे गए हैं तो वो कौन सी जगह है मेरे प्यारे दोस्तों? गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात है। तो आप इसको नोट कर लो, आगे हम बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। नोट कर लिया होगा। अब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में और कुछ पॉइंट क्या हैं जो पेपर में बनने के चांस हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो बनेंगे क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो माप तौल की सबसे छोटी इकाई थी, माप तौल की न्यूनतम माप का बाट, यानी सबसे छोटा बाट कितने किलोग्राम का था यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में? तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे छोटा बाट था 16 किलोग्राम का। तो यहाँ पे किसके अनुपात में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में माप की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो माप की सबसे छोटी इकाई थी 16 किलोग्राम। मेरे प्यारे दोस्तों यहीं पर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में तो ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसके विनाश का सबसे बड़ा कारण है बाढ़। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण किसको माना जाता है? सबसे बड़ा कारण माना जाता है बाढ़ को। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या थी? बाढ़ थी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों हम यहीं पर बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन होते थे ना, मिट्टी के बर्तन जो होते थे, मिट्टी के बर्तन, उनका रंग कैसा होता था? तो उनका रंग होता था मेरे प्यारे दोस्तों लाल। कैसा रंग होता था? लाल रंग। यानी मिट्टी के बर्तन जो घर में इस्तेमाल किए जाते थे ना, उनका रंग कैसा होता था? उनका रंग लाल होता था। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ नगर नियोजन प्रणाली लागू थी। नगर
नियोजन प्रणाली लागू थी। कैसी प्रणाली लागू थी? यहाँ नगर नियोजन प्रणाली लागू थी मेरे प्यारे दोस्तों। और हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें यह देखना है कि यहाँ लोग युद्ध लड़ना नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध लड़ना नहीं जानते थे। युद्ध लड़ना नहीं जानते थे मेरे प्यारे दोस्तों, युद्ध लड़ना नहीं जानते। हम आगे बात करें एक और, एक व्यक्ति है जिसका नाम है पिगट। क्या नाम है? पिगट। ये जो पिगट है ना, इसने ये कहा है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु सभ्यता के जुड़वा शहर है, यानी जुड़वा राजधानी है। अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने कहा है? तो पिगट ने कहा है। यह पेपर में ऐसे पूछ सकता है, पिगट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किस किस को कहा जाता था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जुड़वा राजधानी किस किस को कहा जाता था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करें कुछ और पॉइंट के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक व्यक्ति जिसका नाम है ऑरेन स्टाइल। ये जो ऑरेन स्टाइल कहते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है ना, ये जो पतन हुआ है, इसके पतन का सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। इसके पतन का कारण ऑरेन स्टाइल ने क्या बताया है? जलवायु परिवर्तन। यानी जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा कारण किसने बताया है? ऑरेन स्टाइल ने। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आगे बात करेंगे यहीं पर और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। आप इसको जब तक नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले 2-4 पॉइंट हैं जो विविध में आएंगे पेपर में आपके में, मोहनजोदड़ो से, सिंधु घाटी सभ्यता से। मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि गार्डन चाइल्ड व व्हीलर, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं, इन्होंने ये बताया है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का है ना, सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किसने किया है? तो इनके अनुसार, इन्होंने जो स्टडी की है, इन्होंने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश आर्यों ने किया है। किसने किया है? आर्यों ने किया है। तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किसने किया है? आर्यों ने किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि पुरातत्विक विद जो ज्ञाता हैं, उन्होंने क्या बताया है, तो पुरातात्विक विदों के अनुसार, यानी पुरातात्विक विदों के अनुसार ये बताया गया है कि मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ चुकी थी। 7 बार पुरातात्विक विदों के अनुसार मोहनजोदड़ो के बारे में यह कहा गया है कि ये 7 बार उजड़ चुकी थी। 7 बार उजड़ चुकी थी। अगर आपसे पूछे ना कि ये किसने बताया है कि मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ चुकी थी, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों पुरातात्विक विदों ने कहा है। यह पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो 7 बार उजड़ चुका था, तो वो मेरे प्यारे दोस्तों मोहनजोदड़ो था।
वहीं हम आगे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। एक और पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करें तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कहाँ के रहने वाले थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भूमध्य सागरीय थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये भूमध्य सागरीय थे। भूमध्य सागरीय का मतलब भूमध्य सागर है ना, उसके आसपास के रहने वाले ये लोग थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो और पूछा जाएगा वो है मेरे प्यारे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को, किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहुला। आपसे पूछे ना कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, तो मेहुला कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों एक और पॉइंट ये है कि अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बने होते थे, घर बोले तो मकान बने होते थे, उनका आकार कैसा होता था? आकार कैसा होता था यानी आकृति कैसी होती थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो होते थे आयताकार। कैसे होते थे? आयताकार। कैसी आकृति होती थी इनकी? आयताकार आकृति होती थी। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम यहीं पर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल थे, ज्यादातर सभी के दरवाजे मेन रास्ते पर न खुल करके वो अंदर की सड़क पे खुलते थे, अंदर के रास्ते पे खुलते थे। हम जैसे बात करें, जैसे मान लो ये है मेन रास्ता और ये यहाँ पे घर बने हुए हैं, ये घर बने हुए हैं, ये यहाँ घर बने हुए हैं। ये यहाँ घर बने हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये मेन रास्ता है। ये क्या है? ये मेन रास्ता है। लेकिन इनके दरवाजे इधर न खुल के इधर नहीं खुलते थे। ये जो रास्ता है, ये जो सड़क आ रही है अंदर के लिए, इस साइड में इनके मकान खुलते थे, इस साइड में इनके दरवाजे खुलते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर स्थल ऐसे जहां जो मकान हमें मिले वो मेन रास्ते की तरफ न खुल करके जो अंदर गांव में गली जाती थी उस तरफ उनके दरवाजे खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल है जहां दरवाजे मेन रास्ते की तरफ खुलते थे। यहां दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बात समझ में आ गई? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये सब आपने नोट कर लिया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे, जिनसे भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, वो हमने सब करा दिए हैं। क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आएंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।